ध्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्पद चतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादि भेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है ध्वनि कार्यक्रम भारतीय कला के शाश्वत आधार। इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का व्याख्यान। डॉक्टर कपिला वात्स्यायन जी भारत की सुप्रसिद्ध विद्वान और कला मर्मज्ञ हैं। आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की निदेशक रही हैं। आपने संस्कृति विभाग के कई पदों को भी सुशोभित किया है। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारतीय कला के शाश्वत आधार। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण और निर्देशन किया है अमर बहादुर यादव ने। भारतीय कलाओं का इतिहास इतना पुराना और विशाल है, विस्तृत है कि उसके विषय में बात करना या उसका संक्षिप्त वर्णन करना भी ऐसा है कि जैसे कि पर्वत की ऊंचाई को नापा जाए और समुद्र की विशालता को देखा जाए और उसकी लहरों को गिना जाए। आज हम भारतीय कलाओं के कुछ प्रमुख उदाहरण के सहित ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या विश्व दृष्टि थी और कुछ एक मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डालें। तो चलें बहुत दूर भारत के अतीत में, बहुत अधिक दूर नहीं, जैसे कि 50,000 वर्ष, लेकिन 5,000 वर्ष भारतवर्ष और जिसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, वहाँ पर सबसे प्रथम जो पुरातत्व के हमको अवशेष मिल रहे हैं उसमें मोहनजोदारो और हड़प्पा की सभ्यता और संस्कृति प्रमुख है। ये चाहे आज खंडर हो, लेकिन इन खंडरों से हमें क्या पता लगता? इन खंडरों से हमें ये पता लगता है कि ये एक ऐसा समाज था जो कि नागरिक था, जिसको कि नगर की व्यवस्था के बारे में मालूम था, जिसको ये मालूम था कि सड़कें सीधी चौड़ाई किस तरह से जानी चाहिए। उसकी तुलना केवल न्यूयॉर्क से की जा सकती है और ये भी स्पष्ट हो जाता है कि एक व्यवस्थित समाज का ये चिन्ह था। उस व्यवस्थित समाज में ये जो जिसको कि आज की भाषा में हम कहेंगे सिटी प्लानिंग, संपूर्ण रूप से था। अलग अलग घर और उन घरों का एक प्रमुख, जिसे कि सिटाडेल कहा जा रहा है, से संबंध था, यानी गृहस्थ का और जो शायद धार्मिक सत्ता में या कि राजनीतिक सत्ता में हो, उसका संबंध था। ये जो कल्पना जिसमें कि हर एक समाज के अंग को अपनी जगह, अपना स्थान भी मिले और उसका एक केंद्र से संबंध रहे, इसको बहुत एक आधुनिक दृष्टि माना जाता है। इसी सभ्यता के अवशेषों में हमें जो इस बार स्थापत्य नहीं लेकिन मूर्तिकला के जो अवशेष मिले हैं, उससे बहुत कुछ जानने को मिलता है। अनेकों उदाहरणों में से हम केवल 2-3 ही लेंगे। सबसे पहले
वो सुंदर, बहुत सुंदर कांस्य की छोटी सी प्रतिमा, जिसको कि महांडो दारो डांसिंग गर्ल कहते हैं, आज वो नेशनल म्यूजियम में है। इस प्रतिमा को देखने से ही पता लग जाता है कि एक सौंदर्य की अनुभूति कितनी अधिक थी। उसका जो भंगिमा है और जिस ढंग से वो खड़ी है, इस मूर्ति के विषय में ये कहा गया है, कोई इसे डांसिंग गर्ल बुलाता है, कोई इसे फर्टिलिटी फिगर बुलाता है, और कुछ विद्वानों ने उसको स्लेव गर्ल की भी संज्ञा दी है। लेकिन जो भी हो, उसकी एक शरीर के प्रति एक दृष्टि, जो भारतीय दृष्टि दिखाई देनी शुरू होती है, वो यहीं से आरंभ होता है कि जो रीढ़ की हड्डी है उसमें एक सबलता, और इसी में से जिसको कि आगे चल के हम सूत्रों और भंगों की भाषा जानेंगे। एक और अवशेष से इस बार वो एक पुरुष की प्रतिमा है, जिसमें पुरुष शायद पुरोहित रहे होंगे। एक उन्होंने चद्दर सी ओढ़ रखी है, चद्दर में बड़ी सुंदर कढ़ाई हुई है, और इस प्रतिमा के विषय में बहुत से मत भेद भी हुए हैं, क्योंकि अगर वो पुरोहित की मूर्ति है तो तब हमें ये भी जानना चाहिए कि वो पुरोहित का अनुष्ठान कैसे और कहाँ रहा होगा। एक तीसरा वर्ग है जिसको कि विश्व भर में, जिस पर लोगों का ध्यान जा रहा है, क्योंकि उसमें महांडो दारो की लिपि है। उस लिपि को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है, लेकिन ये मुद्राएं और ये जो सील्स हैं, उससे हमारे सामने क्या सबसे अधिक प्रमुख बात हमारे सामने आती है। और ये एक भारतीय दृष्टि का और भारतीय दर्शन का अंततः मूल सिद्धांत बन जाता है, और वो ये कि ये जो मनुष्य और प्रकृति का जो संबंध है वो कितना गहरा है। और गहरा ही नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि जिसमें मनुष्य ऊपर हो और प्रकृति नीचे हो, या कि जिसको कि अंग्रेजी में कहेंगे डोमिनेंस और सबऑर्डिनेशन। अनेक मुद्राओं में हमें वो पशु दिखाई देते हैं जिनके की प्रति एक आस्था है। अनेक सीलों में हमें स्त्री का शरीर और वनस्पति के शरीर में ऐसा परस्पर संबंध है कि स्त्री का शरीर वनस्पति का हो सकता है, वनस्पति का शरीर स्त्री का हो सकता है। और ये अंग्रेजी में जिसको आज की विज्ञान की भाषा में कहेंगे कि ट्रांसम्यूटेबिलिटी और म्यूटेशन का जो, और म्यूटेशन को समझने का और उसको अभिव्यक्त करने का जो एक सिद्धांत रहा, वो भारतीय कलाओं में एक साथ बहुत सदियों तक दिखाई देता है। अंत में एक बहुत ही प्रमुख मुद्रा और सील, जिसको कि पशुपति सील, जिसमें कि शिव ऐसे मालूम होते हैं कि जैसे वो योगिक आसन में बैठे हैं। मोहनजोदाड़ो सभ्यता के पश्चात एक लंबा अंतराल आता है। उसके विषय में इधर अनेक प्रकार की धारणाएं हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार उसी संस्कृति का एक तारतम्य और कंटिन्यूटी बनी रही। दूसरे विद्वानों के अनुसार ये है कि एक आर्यन आक्रमण हुआ। इधर के जितने भी अवशेष मिले हैं उससे ऐसे मालूम होता है कि इसमें इसी देश में एक तारतम्य था और ऐसा भारी आक्रमण नहीं हुआ। खैर, वो रही बात इतिहास की, लेकिन हमें मालूम है कि ये काल वेदों की रचनाओं का था, उपनिषदों के दर्शन का था, ब्राह्मणों का था। और चाहे हमें अवशेष नहीं मिले हों, लेकिन ये प्रत्यक्ष है कि उस साहित्य में से हमें एक कला की दृष्टि मिलती है। ऋग्वेद के एक सूक्त में जब उषस का वर्णन होता है
तो तब कैसे कवि देखता है उस उषा को? वो देखता है कि जैसे एक नृत्यांगना स्टेज पर आई हो। इसी प्रकार से और अनेक संदर्भों से हमें ये मालूम होता है कि वहाँ कला का क्या स्थान था और समाज में कला का कितना महत्व था। इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वेदों और उपनिषदों की दो धाराओं में से एक में से, जिसमें कि यज्ञ, अनुष्ठान और फिर कर्मकांड का विकास हुआ, और दूसरी जो कि उपनिषदों की, जिसमें एक दृष्टि जिसको कि भारतीय दर्शन माना गया, दोनों का समावेश था। एक उसका अमूर्त और बौद्धिक रूप था, दूसरा उसका जो मूर्त रूप था। शालाओं का चिट्ठियों के जो वर्णन मिलते हैं और जो हमें कुछ वैदिक अनुष्ठानों के छोटे मोटे अवशेष मिले हैं, उससे ये भी साफ है कि 30,000 35,000 ईंटों की ये शालाएं, चिट्ठियाँ बनती थीं, और जहाँ की एक महान यज्ञ ही नहीं लेकिन महान नाटक सा होता था। उपनिषदों में दो मूल्य सामने आते हैं जिसका कि कला से सीधा सीधा संबंध है। एक जो बात मैंने पहले कही, ये मनुष्य और प्रकृति का जो संबंध है, और उसमें जो इसका परस्पर संबंध है और जो जड़ और चेतन का संबंध है। दूसरा जिसमें कि अंड और ब्रह्मांड का, यानी अंग्रेजी में उसको माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म कहे। उसी में से एक तीसरा सिद्धांत, और वो ये कि जिस अमूर्त और मूर्त की मैंने बात कही, उसका दूसरा रूप जो कि ऋग्वेद में पहले मुखरित होता है, लेकिन कठोपनिषद में वो बहुत सुदृढ़ता से हमारे सामने आता है, और वो कि जो भी कला की या जीवन की अभिव्यक्ति है, उसकी जो गति है वो आरूप से रूप, प्रतिरूप, और उसके बाद ये सब रूप विलीन होके परारूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आप ये पूछेंगे कि इसका कला में कैसे इसके उदाहरण हैं? तो देखिए, इतने सब अंतराल के बाद हम अशोक स्तंभ पर पहुंचे, और इसके विषय में भी बहुत सी धारणाएं हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि ये पर्शियन इन्फ्लुएंस था और स्तंभ जो थे वो बाहर से लाए गए, लेकिन अगर हम इनको वेदों से जोड़ें तो ये हमें उनको यूग के साथ और मेरुदंड के साथ जोड़ना होगा। और अशोक का जो स्तंभ है वो बौद्ध धर्म से उसका संबंध है, लेकिन उसका धरती और आकाश से भी संबंध है। इसी एक स्तंभ में जो सिंह, 4 सिंह हैं, वो एक धर्म का चिन्ह बन जाता है, सत्ता का चिन्ह बन जाता है, एक धर्म चक्र होता है, उसके नीचे एक कमल है, और इसीलिए इस देश ने इसको अपना एक राष्ट्र एम्बलम या चिन्ह माना। बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर बहुत से विशाल स्थापत्य के नमूने हमारे सामने आते हैं। हम जानते हैं कि उधर बहरूद बना शुंग काल का ये स्तूप, जिसमें फिर से हमको वही ये जो प्रकृति और स्त्री का जो संबंध है वो फिर सामने आता है। हर रेलिंग में हमको, चाहे वो चुलकोक देवता हो, हमें बहरूद में वो स्त्री और वृक्ष आपस में आलिंगन किए हुए हैं। ये वृक्ष का अभिप्राय ये ऐसा हो जाता है कि वो निरंतर भारतीय कलाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिप्राय की तरह हमें दिखाई देता है। बहरूद स्तूप पूर्ण नहीं मिला हमें, उसके कुछ खंड इंडियन म्यूजियम में हैं, लेकिन शुंग काल की उत्कृष्ट कृति
यहीं पर मध्य प्रदेश में सांची में है। और सांची के स्तूप को देख के ये बिल्कुल प्रत्यक्ष होता है कि ये हिंदू और बौद्ध धर्म की अलग अलग चीजों को देखना और उनमें द्वंद्व देखना गलत बात होगी, क्योंकि अब वही जो कल्पना थी बीज की, गर्भ की और अंड की, जो हमको भारतीय वाङ्मय में एक तरह से मिलती है, उसका मूर्त रूप हम सांची के स्तूपों में देखते हैं। सांची का स्तूप और इन चित्रों से ये प्रत्यक्ष होगा। और वहां आप जाइए भी कि एक बिंदु को बनाकर जहाँ की शायद किसी भी तरह के अवशेष रहे होंगे, उस पर एक स्तूप और अंड की कल्पना की गई। उस पर फिर वेदिकाएं, उस पर फिर हर्मिका। और ये क्या है यात्रा? ये यात्रा है बाहर से अंदर जाने की। ये यात्रा है संसार से निर्वाण की तरफ जाने की। और ये यात्रा है नीचे से ऊपर जाने की। और ये यात्रा जो है हमारे सब स्थापत्य के जितने बड़े बड़े उदाहरण मिलते हैं उसमें ये प्रत्यक्ष होती है। सांची के जो बड़े बड़े तोरण हैं और जो द्वार हैं, उसमें सिद्धार्थ और बुद्ध और जातकों के एक दृश्य काव्य की तरह पूरा नाटक आता है। और फिर वही वृक्षिका, जिसका कि एक स्थापत्य में भी बहुत भारी रोल है, क्योंकि वो एक ब्रैकेट है, वही ईस्टर्न गेट की जो बहुत ही सुंदर वृक्षिका है वो हमें दिखाई देती है। सांची, बहरूद और उसके बाद उधर दक्षिण में अमरावती और नागार्जुन, वो एक धारा रही। लेकिन अब हम एक और दूसरी तरह के स्थापत्य में चले, और वो स्थापत्य है गुफाओं का। और अब पश्चिम भारत में अनेक गुफाओं को उकारा गया, और उन गुफाओं में से चाहे वो बौद्ध धर्म से प्रेरित हो या हिंदू से या जैन से, उसमें प्रमुख है भाज, कार्ले। और वही एक प्रणाली 6वीं शताब्दी तक चलती है, और वो है जब हम पहुंचते हैं कैलाश में, एलोरा के कैलाश में। इस बार चट्टान को तोड़ के एक भव्य मेरू कैलाश पर्वत का निर्माण किया गया। और ठीक जैसे आप सांची में एक परिक्रमा करते थे और एक प्रदक्षिणा पथ था, वही यहाँ पर गंगा यमुना की मूर्तियों से और उस द्वार से होते हुए आप पर्वत की तरह फिर नीचे से ऊपर की वो यात्रा है, बाहर से अंदर की यात्रा है। वहाँ महाभारत भी है, वहाँ रामायण भी है, वहाँ सीता का हरण भी है, और अंदर स्थित स्थिर शाश्वत लिंग की मूर्ति भी है। कैलाश पर्वत की यात्रा यात्री करता है, एक प्रदक्षिणा पथ से जाता है। कलाकार उसी के अनुरूप एक चट्टान को तोड़कर पर्वत, मेरू, स्तंभ, इन तीनों को एक साथ एक अर्थ में पिरो देता है। दर्शक के लिए, यात्री के लिए एलोरा के कैलाश में जाना वैसा ही अनुभव हो जाता है जैसे कि यात्री के लिए कैलाश पर्वत की प्रदक्षिणा करना और उसमें फिर से पूर्ण संसार को देखते हुए उससे ऊपर उठने की एक प्रेरणा। तो हमने देखा कि कैसे चाहे वो ईंट हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो गुफा हो, चाहे वो चट्टान हो, उन सब के द्वारा ये एक महान
एक विशाल, एक जो शाश्वत पर्वत, उसकी अनुकृति कला की एक मूल प्रेरणा रही। इस बीच में बहुत कुछ हुआ, लेकिन एक अंतिम उदाहरण उसी एक चेष्टा और कृतित्व की एक अनुपम उदाहरण बृहदेश्वर का, राजराजेश्वर का मंदिर, जिसे कि कवि पेर कोयल भी कहते हैं। अब वो जो एलोरा में कैलाश चट्टान से बनाया गया, अब वो पत्थर से एक विमान के रूप में बनता है, और फिर से उसमें अंदर एक स्तंभ, अंदर उसके केंद्र बिंदु में, गर्भ स्थान में लिंग, और उसका जो प्रवेश है वो छोटे गोपुरों से, और उन गोपुरों से आप प्रकार में से फिर से एक प्रदक्षिणा करते हैं शिव के अनेक रूपों की, विशेषकर दक्षिणा मूर्ति की। और उसके बाद आप प्रवेश करते हैं स्थापत्य के अलग अलग अंगों में से, अर्धमंडप में से, और अंततः आप गर्भ स्थान में पहुंचते हैं। अगर धरातल के स्तर पर आप गर्भ स्थान में पहुंचते हैं तो जो ऊंचाई का वो स्तर जो है, वहीं से आपकी एक और तरह की मानसिक और मनोवैज्ञानिक यात्रा शुरू होती है, और वो ये है कि उससे जो वो अदृश्य स्तंभ है वो आपको ले जाता है फिर से धरती से आकाश, और इसीलिए उस विमान का जो ऊपरी भाग है उसको कहते हैं परमा आकाश। और परमा आकाश में क्या होता है? परमा आकाश में शिव अपने 108 रूपों में नृत्य करते हैं। तो भारतीय स्थापत्य और वास्तुकला में कुछ ऐसे तत्व रहे हैं जो कि अनेक अनेक प्रदेशों में और विभिन्न प्रदेशों में उन्होंने अपनी एक विशिष्टता पाई है, और हर देश काल के अनुसार हम उनको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही जो शाश्वत मूल सिद्धांत है उसका अनुसरण सभी प्रदेश, सभी काल करते हैं। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रम भारतीय कला के शाश्वत आधार। निवेदक थे डॉक्टर कौशल शर्मा। ध्वनि मुद्रण और कार्यक्रम का निर्देशन किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।